नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की दिशा में आज एक अहम दिन है। देहरादून में कमेटी ने सीएम धामी को रूलिंग बुक सौंप दी है। रूलिंग बुक के साथ मैनुअल बुक भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई है। यूसीसी रूलिंग का ड्राफ्ट अब न्याय विभाग के पास परीक्षण के लिए जाएगा, फिर इसे कैबिनेट में पास किया जाएगा। ये 2 वॉल्यूम में यूसीसी की रिपोर्ट और नियमावली तैयार की गई है। 400 पेज की रिपोर्ट और 200 पेज की नियमावली बताई जा रही है। मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि सबको समानता मिले, सबको एक समान न्याय मिले और विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण की और सुरक्षा के लिए दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रख के ये विधेयक बना है और जल्दी ये विधेयक कार्य रूप में क्रियान्वयन में आने वाला है। तो आप सबका, क्योंकि लगातार आप सब लोग पहले दिन से इसके साक्षी रहे और अब कुछ ही समय बचा है जब हम इसको रातों में उतारेंगे और देवभूमि उत्तराखंड को देश की आजादी के बाद ये पहला देश का हमारा राज्य बन जाएगा जिसको एक गौरव प्राप्त होगा कि यहाँ पर समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू हो जाएगा। राज्य स्थापना से पहले लागू हो जाएगा। अभी हम लोग मंत्रिमंडल की बैठक करने वाले हैं आज, क्योंकि इसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं इस एक्ट में उसको लागू करने के लिए, जैसा कि पहले ही बताया कि हम न्याय का, विधि का, इसका सबका परीक्षण करेंगे, मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे और उसके बाद जल्दी ही हम जो है इसकी विधि का ऐलान करेंगे। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है। क्या यह माना जाए कि 9 नवंबर वो तारीख होगी जिस दिन धरातल पर यूसीसी उतर जाएगा? बिल्कुल अमित, इस बात की संभावनाएं हैं क्योंकि आज जो रूलिंग का जो ड्राफ्ट आज मुख्यमंत्री को सौंपा कमेटी ने, ये इसके बाद विधि एवं न्याय विभाग को जाएगा और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जल्द ही कैबिनेट बुलाई जाएगी और फिर कैबिनेट से विचार विमर्श के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर मुख्यमंत्री ये कहने से बचे कि 9 नवम्बर को ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी इसमें आगे की प्रक्रियाएं हैं कि पहले विधि एवं न्याय विभाग को रूलिंग जाएगी, विधि एवं न्याय विभाग उसका परीक्षण करेगा, उसके बाद इससे कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी और फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा जिसमें करीब 2 हफ्ते का समय लग सकता है, वो होगा कि प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं ब्लॉक लेवल तक के, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक लेवल तक के, उनको एक ट्रेनिंग सेशन उनका चलाना पड़ेगा ताकि यूसीसी की जो नियमावली है उसका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना है, ये जो विभाग है जिनके जिम्मे ये सारी चीजें हैं उनके समझ में आ जाए, बेसिक जानकारी उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड की रूलिंग को लेकर हो जाए। तो एक प्रक्रिया है, इसके बाद जब ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। जी सुनील, अगर परीक्षण के दौरान कोई टेक्निकलिटी आती है, कुछ ऐसा समझ में आता है कि इसको इम्प्लीमेंट कर पाना मुश्किल होगा या फिर उसमें ये बदलाव और सुधार किया जा सकता है, तो बहुत संभव है कि जब कैबिनेट में ये बिल जाए तो वहां पर कुछ संशोधन देखने को मिले, या फिर ये माना जाए कि यही अंतिम प्रारूप होगा, यही मसौदा है, यही ड्राफ्ट है और यही बिल का रूप लेगा, बाद में यही कानून बनेगा? देखिए अमित, यदि विधि एवं न्याय विभाग को परीक्षण के दौरान लगता है कि कुछ संशोधन इसमें किया जाना है तो आप मान के चलिए फिर तो इसमें डिले होगा, क्योंकि फिर कैबिनेट में भी इस पर सवाल उठेंगे। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है क्योंकि जो रूलिंग कमेटी थी उसने काफी अध्ययन के बाद, काफी परीक्षण के बाद, काफी विचार विमर्श के बाद न्यायविदों से इस रूलिंग बुक का गठन किया है, उसकी नियमावली तय की है। तो इस बात की बहुत कम संभावनाएं हैं कि विधि एवं न्याय विभाग किसी धारा पे, किसी रूल पे कोई ऑब्जेक्शन जताए। तो माना जा रहा है कि विधि एवं न्याय विभाग एक परीक्षण करेगा जो एक औपचारिकता होती है और उसके बाद इसको कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे ही कैबिनेट की हरी झंडी मिलती है तो बहुत संभावना इस बात की भी लगती है कि हो सकता है 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस को मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की घोषणा कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। इधर हरिद्वार में सर्वानंद घाट के पास एक खोखे में मीट पकाए जाने की सूचना के बाद स्थानीय युवाओं ने हंगामा कर दिया और खोखा चलाने वाले शख्स के साथ उसके समर्थन में आए एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की।
घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवा 2 लोगों को डंडों और लात घूंसों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हंगामे की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मांस पका रहे शख्स का चालान किया गया। आपको बता दें कि हरिद्वार का शहरी क्षेत्र मांस और मदिरा प्रतिबंधित क्षेत्र है। बढ़ती महंगाई को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून में मौन उपवास किया। उन्होंने प्याज और टमाटर को सामने रखकर मौन उपवास किया और कहा कि ग्राहक परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास पहाड़ से सब्जियां आती हैं तो मैं उसे लोगों को बांट दिया करता हूं और ये महसूस करता हूं कि लोग किस कदर सिर्फ टमाटर और प्याज से ही परेशान हैं। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि सामान्य लोग किस तरीके से इस महंगाई का मुकाबला कर रहे होंगे। और मेरे पास तो इस समय सब्जियां इतनी आ जाती हैं पहाड़ों से, मैं उसको बांटता हूं, क्योंकि मौसमी सब्जियां लोग मेरे पास भेजते रहते हैं प्रेम स्नेह के मारे। लेकिन मैं दूसरों के बोझ को जो है केवल प्याज से और टमाटर से भी अनुमान लगा ले रहा हूं, कितना बोझ लोगों के ऊपर पड़ रहा होगा। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिवारी जी ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके किए गए विकास कार्य हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। रुद्रप्रयाग में बीजेपी का सदस्यता अभियान पर खासा जोर है ताकि केदारनाथ चुनाव में इसका फायदा पार्टी को मिल पाए। जिले भर में अब तक 40,000 नए सदस्य जोड़े जा चुके हैं, तो बीजेपी इसे उपचुनाव की जीत के लिए बहुत अहम बता रही है और यह दावा किया जा रहा है कि इस बार और बड़े अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। बड़े पैमाने पर पार्टी सदस्यता अभियान को आगे बढ़ा रही है ताकि केदारनाथ चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल पाए। चूंकि 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग है और पार्टी की कोशिश है कि उससे पहले अधिक से अधिक सदस्यों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए। तो इस संबंध में अभी लगभग 40,000 के आसपास हमारा जनपद रुद्रप्रयाग में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा सदस्यता ली गई और अभी ये कार्यक्रम आगे 30 तारीख तक है। मैं समझता हूँ कि काफी संख्या इसमें इजाफा होगा। इधर कांग्रेस केदारनाथ चुनाव जीतने का दावा कर रही है, लेकिन आमने सामने के चुनाव में कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है। तो निर्दलीय के चुनाव लड़ने पर एक जीत तो एक हार मिली। ऐसे में इस बार क्या निर्दलीय पर कांग्रेस की नजर है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होना है। 2002 में अब तक केदारनाथ सीट पर 5 चुनाव हो चुके हैं, जिसका रिकॉर्ड कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा है। 2002 और 2007 में बीजेपी कांग्रेस के टक्कर में बीजेपी जीती। साल 2012 में आमने सामने का चुनाव कांग्रेस जीती। 2017 में 2 निर्दलीय चुनाव लड़े तो बीजेपी चौथे नंबर पर चली गई, कांग्रेस चुनाव जीत गई। वहीं 2022 में एक निर्दलीय चुनाव के लड़ने पर बीजेपी जीती और कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई। ऐसे में सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है और कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले जीत तब मिली जब ज्यादा निर्दलीय लड़े। तो क्या इस बार भी कांग्रेस यही चाहेगी? हमें चुनाव लड़ना है और हमें कांग्रेस पार्टी को वहां पर चुनाव लड़कर जीतना है। हमारा ध्यान इस पर है। कौन बीजेपी की तरफ से कौन लड़ता है, उनका निर्दलीय कौन लड़ता है, ये कांग्रेस का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो भी आपको पता लगेगा। हम इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। केदारनाथ में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने और जीतने का दावा कर रही है, तो सामने बीजेपी का सिस्टम और मैनेजमेंट है। लेकिन बीजेपी के सामने उम्मीदवार तय करना चुनौती है और जो उम्मीदवार नहीं बनेगा तो अगर निर्दलीय चुनाव लड़ा तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। बीजेपी के दावेदारों में पूर्व विधायक आशा नोटियाल है, जो 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं। वहीं पूर्व विधायक शैला रानी की बेटी ऐश्वर्या रावत भी टिकट चाहती हैं, ताकि मां की राजनीति आगे बढ़ाई जाए। वहीं 2017 और 2022 में चुनाव लड़ चुके कुलदीप रावत भी दावेदार हैं, जो निर्दलीय लड़कर एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का खेल खराब कर चुके हैं। टिकट एक को मिलेगा तो बाकी क्या फैसला होगा, ये वक्त बताएगा। कुलदीप रावत जी ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है
और जितने भी लोग दावेदारी प्रस्तुत करते हैं अपने विषय को बताते ही हैं। अध्यक्ष के नाते मेरे से भी उन्होंने भेंट की है और मुझे पूरा विश्वास है पार्टी द्वारा जब भी प्रत्याशी घोषित होगा तो प्रत्याशी की चाहे उनके पक्ष में निर्णय हो चाहे किसी और कार्यकर्ता पक्ष में निर्णय हो, मैंने उनसे कहा है कि पार्टी के पक्ष में सब लोगों इकट्ठे होकर उस सीट को जीतना है। साफ है केदारनाथ में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले मजबूत पोजीशन में है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे और अगर लड़े तो किसका खेल बनेगा या बिगड़ेगा, ये बीजेपी का उम्मीदवार घोषित होने के बाद तय होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बुधवार को केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर को पिथौरागढ़ के रालम में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी, जिसके बाद गुरुवार की सुबह सीसी के साथ 4 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से ही निकाला गया, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि पायलट ने जहां हेलीकॉप्टर लैंड किया वहां जगह काफी कम थी। बावजूद इसके पायलट ने सभी 4 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। रालम 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां पर सीसी की टीम को 16 घंटे रुकना पड़ा, वो भी बिना किसी संसाधन के। लेकिन इस दौरान बेंगलोर के एक ट्रैकर सीसी के लिए देवदूत बनकर पहुंचे। ट्रैकर 2 स्थानीय लोगों के साथ रालम ग्लेशियर जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सीसी की टीम को देखा तो उनके लिए आग जलाई और नूडल्स पकाकर खिलाए। आग के कारण ही सीसी की टीम कड़कड़ाती ठंड में खुद को बचा पाई। इन दिनों रालम गांव माइग्रेशन के कारण पूरी तरीके से खाली पड़ा है। उधर अल्मोड़ा में इन दिनों गुलदारों का आतंक बढ़ रहा है। दर्जन भर स्थानों पर वन विभाग ने पिंजरे लगा रखे हैं। शहर के चिनाखान में गुलदार पिंजरे में कैद हुआ, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। लोगों का यह कहना है कि इलाके में 2 गुलदार दिखाई देते हैं, एक के पकड़े जाने से राहत है, दूसरे को पकड़ने के लिए वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की जा रही है। एडम्स का जो गेट है उससे नीचे ये मैनेजर का आवास है, उसके नीचे लगा है। यहाँ अक्सर 2 बाघ मिशन कंपाउंड में अक्सर 2 बाघ आते रहते हैं। आज ये एक बाघ पिंजरे में आ गया है और फिर पिंजरा लगाया जाएगा और दूसरे बाघ को भी पकड़ा जाएगा। रुड़की में एक मेस के बर्तनों में चूहों का वीडियो वायरल हो रहा है। कड़ाही और प्रेशर कुकर में चूहे नजर आ रहे हैं। ये वीडियो IIT रुड़की की राधाकृष्ण मेस का बताया जा रहा है। बर्तनों में चूहे का वीडियो सामने आने के बाद छात्रों ने हंगामा किया। मेस में 400 से अधिक छात्र खाना खाते हैं। IIT मीडिया सेल ने बताया है कि इस मामले की जांच की जा रही है। चमोली पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर आज अनाउंसमेंट कर बाहरी लोगों को सत्यापन कराने का अल्टीमेटम दे रही है। पुलिस का कहना है कि सभी को अपनी पहचान थाने में आकर बतानी होगी, नहीं तो जो बाहरी शख्स बिना पहचान यहां पर रह रहा है या फिर पहचान छिपा कर रह रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिया गया है कि जो बाहर से यहाँ पे आया है और जिसने अपनी पहचान छुपाई है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसे अपनी पहचान बतानी होगी। कहीं ना कहीं पुलिस अब धरातल पर उतरकर अनाउंसमेंट कर रही है और आज आखिरी मौका है। जो भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पे बस रहा है या यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे ठहर रहा है या कोई भी कारोबार कर रहा है, उसके लिए आज अपना सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, चमोली। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर ISBT के पास होटल के कमरे में मध्य प्रदेश से आए एक लड़के ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। मौजूदा सुसाइड नोट में शेयर मार्केट में घाटा होने पर युवक डिप्रेशन में चला गया और उसने सुसाइड कर लिया। बहरहाल मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। नैनीताल में सरकारी कर्मचारी ही सरकारी भवनों पर सालों से कब्जा जमा कर बैठे हैं। अब नए कर्मचारियों के लिए आवास नहीं बचे हैं। पुराने कर्मचारी घर छोड़ नहीं रहे हैं और शिकायत के बाद भी कुंडली जमा कर बैठे हुए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको हालात दिखाते हैं। नैनीताल में सरकारी जमीनों से ज्यादा सरकारी घरों पर कब्जा है। अकेले PWD के 34 से ज्यादा बिल्डिंगों पर कर्मचारी कुंडली जमाए बैठे हैं। नोटिस देने के बाद भी सालों से ये घर खाली नहीं हो सके। पुराना राजभवन, कुंता घाट, धोबी घाट, स्प्रिंग डील,
कलर क्वार्टर में रिटायर्ड कर्मचारी अब भी मौज काट रहे हैं। वहीं नैनीताल से तबादला हो चुके कर्मचारियों के परिवार भी विभाग को चूना लगा रहे हैं। हालांकि 4 बार इसकी शिकायत सीएम पोर्टल में कर दी गई, लेकिन कार्रवाई अब भी 0 ही है। इस पर आज तक जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा जो है मुझे बार बार फोन के द्वारा अवगत कराया गया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो है सरकारी संपत्ति पर और आवासों पर उस पर कोई भी कार्रवाई जो है नहीं की गई है, जिस कारण जो है जो आज की डेट में कर्मचारी कार्यरत हैं वो बाज़ार में जो है प्राइवेट सरकारी आवासों में 10-10 हज़ार रुपये दे के रह रहे हैं। गौरतलब है कि रिटायर्ड या ट्रांसफर होने के बाद 4 महीने में घर को खाली करने का नियम है, मगर कई सालों से ये आवास खाली ही नहीं हो सके हैं, जिसकी वजह से नए कर्मचारियों के लिए घरों की हो रही कमी के बाद कई बार इन आवासों को खाली करने व रिकवरी के लिए विभाग से लेकर सरकार तक को लिखा जा चुका है। मामला संज्ञान में आते ही हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है, तो लगभग 34 लोग ऐसे हैं जो या तो सेवानिवृत्त हो गए या कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो गया, जिनका उनको सबको 2 या 3 नोटिस हम लोग दे चुके हैं। इवन उनकी लाइट और ये पानी का डिसकनेक्ट करने के लिए यूपीसीएल को और जल संस्थान को भी पत्र भेजा जा चुका है कि इसमें तत्काल इसमें डिसकनेक्ट करें, जिससे वो लोग जल्द से जल्द खाली कर दें। बहरहाल पीडब्ल्यूडी तो सिर्फ एक बानगी है और नैनीताल में लगभग सभी विभागों का हाल ऐसा ही है। सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार सख्त है, तो वहीं सरकारी आवासों पर कब्जा जमाए कर्मचारियों से कब्जा हटाने की चुनौती भी प्रशासन के आगे आ खड़ी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने से पहले सरकारी आवास खाली हो पाएंगे? वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। रामनगर की पुछड़ी में हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वन विभाग ने तेज कर दी है। पहले चरण में 141 घर हटाए जाने हैं, जिसके लिए अब वन विभाग बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की तैयारी में है। इन घरों के मालिकों को प्रशासन ने 3 दिन का समय दिया है। सत्यापन के दौरान यहां अधिकतर लोगों ने खुद को बंगाल, बिहार और यूपी का बताया। उत्तराखंड में मानसून की विदाई हुई 25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन सड़कों की हालत अभी भी ख़राब है। विशेषकर छोटी सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है। लोग इसमें जान जोखिम में डालकर सफ़र करने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद भी गांव और शहर के मोहल्लों की इन सड़कों का हाल सुधरने का नाम नहीं ले रहा। लोग इसी तरह झटके खाकर जाने को मजबूर हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ सड़कों के मालिकाना हक की स्थिति भी साफ नहीं है, जबकि कुछ में डेवलपमेंट से संबंधित काम लोगों को झटका खाने पर मजबूर कर रहे हैं। एडीबी पोषित जो माननीय प्रधानमंत्री घोषणा के तहत जो 2000 करोड़ रुपया आया था, उसमें वर्तमान में पेयजल लाइन, सिविल लाइन का कार्य चल रहा है। तो इस टाइम थोड़ा सा गड्ढे इत्यादि हैं, जल्दी उसमें पाइपलाइन की टेस्टिंग वगैरह करके उसको पैचवर्क किया जाएगा। तो इसके अलावा जो भी अन्य सड़कें उनको चलायमान बनाने के लिए, गड्ढा मुक्त बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार के लोग भी मान रहे हैं कि शहर हो या गांव, छोटी सड़कों पर दिक्कतें बड़ी हैं, जिन्हें दूर करने की कोशिश जारी है। तो निश्चित रूप से हम लोग चिंतित हैं, और क्योंकि विकास भी हो रहे हैं, अभी सीवर लाइन पड़ रही है, हर घर नल का काम भी हो रहा है, तो हमने कहा भाई तुरंत आप अपना काम पूरा करें और इमीडिएट सड़कें बनाएं। तो मैं समझता हूं कि सख्ती के साथ शासन इसको ले रहा है, और जो अधिकारी काम नहीं करेंगे, जो भी इस तरह की चीजें नहीं, और आगे मैंने बताया कि हमने टेंडर भी कर दिए हैं। दरअसल उत्तराखंड में रोड की स्थिति साफ नहीं है। कुछ रोड की देखभाल NH, कुछ की PWD, कुछ की PMGSY, कुछ का नगर निकाय और कुछ के मालिक मंडी परिषद है। ऐसे में लोगों को भी नहीं पता कि जिस रोड में वो झटके खा रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन सा विभाग है, और यही कंफ्यूजन विभागों को माइलेज दे रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। श्रीनगर नगर निगम अब खस्ताहाल सड़कों की हालत सुधारने की तैयारी में है। शहर के कई वार्ड को जाने वाली करीब 18 सड़कें बारिश के बाद से खराब हो चुकी हैं, जिनकी मरम्मत के लिए 1 करोड़ 71 लाख रुपए का एस्टीमेट तैयार किया गया है।
नगर निगम में अभी बरसात के कारण हम लोग इसका काम नहीं कर पाए थे। अब क्योंकि बरसात का सीजन समाप्त हो गया और आंतरिक मार्गों पे जो नगर निगम क्षेत्र मार्ग हैं उनमें गड्ढे मुक्त किए जाने हेतु हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है और निकट भविष्य में इनके निविदा टेंडर कराते हुए इनको कार्य करवा लिया जाएगा। हरिद्वार में गंगा हजारों लोगों को रोजगार देती हैं। गंगा बंदी के दिनों में जब यहाँ पर तमाम पर्यटक पहुंच रहे हैं तो कैसे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जिन लोगों को गंगा के जरिए रोजगार मिलता है उनके सामने क्या चुनौती है, सब कुछ एक तस्वीर के जरिए आपको दिखाते हैं। दशहरा से दीपावली तक गंगनहर बंद हुई तो हर की पौड़ी पर गंगा की धारा सूख जाने से यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी घट गई। इससे सैकड़ों लोगों के रोजगार पर असर पड़ता है। हालांकि इन दिनों आर्थिक रूप से निचले तबके के ये लोग गंगा बीनकर अपना भरण पोषण करते हैं। गंगा में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए सिक्के, सोने चांदी के गहने ढूंढ कर निकालने को गंगा बिनना कहा जाता है। सैकड़ों लोग यहाँ दिन भर गंगा बिनते हैं और किस्मत अच्छी हो तो किसी के हाथ सोने चांदी के जेवर भी लग जाते हैं। जी भाई जी, ये तो गंगा भाई बचपन से ही करते आ रहे हैं। इसमें दाल रोटी का घर का खर्चा चलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है इसमें। तो अभी देखो ये तो 4 दिन के लिए गंगा सूखा हुआ है, दो चार पैसे ज़्यादा हो जाता है क्योंकि गंगा माई दीपावली के लिए खर्चा दे जाता है बस। और जल आने के बाद तो दाल रोटी चलता रहता है इसमें, और कुछ नहीं है। देखो दाल रोटी का खर्चा चले जाता है और जब गंगा जी भी चलती है जब भी मिल जाता है और गंगा जी सूखती है जब भी मिलता है हम लोगों को। मैं सोना चांदी सिक्के पैसे सब मिल जाते हैं। हर की पौड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की पूजा कराने, प्रसाद बेचने और खिलौने बेचने जैसे कई काम हैं जिनसे सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। और हर की पौड़ी पर कर्मकांड करने वाले पुरोहित कहते हैं कि मां गंगा प्रवाहमान रहकर भी रोजगार देती हैं और बंद रहने के दौरान भी अपने बच्चों का पेट पालती हैं। तो इसमें जितने भी श्रद्धालु गंगा जी में सोना चांदी मूंगा मोती अपनी श्रद्धा से गंगा जी को अर्पण करते हैं, जो मनोकामना गंगा जी के मांग के गए कि भगवती हमारी ये कामना पूर्ण हो, मैं ये चीज़ चढ़ाऊँगा, तो वो जब गंगा क्लोजिंग होता है तो ये जो गंगा बीनने वाले लोग हैं मजदूर, इन्हीं को प्राप्त होता है उस चीज का। यूं तो हर की पौड़ी क्षेत्र साल भर श्रद्धालुओं से गुलजार रहता है, लेकिन गंगा क्लोजिंग के दिनों में यहाँ चहल पहल कम हो जाती है। ऐसे में छोटा मोटा काम कर गुजर बसर करने वाले सैकड़ों लोगों के लिए गंगा बिनना ही जीविका का साधन बनता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। टिहरी जिले के भिलंगना घाटी के आपदा प्रभावित ग्रामीणों को अब बड़ी राहत मिली है और आपदा प्रभावितों को जल्द ही आश्रयाना मिल जाएगा। जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भिलंगना और बालगंगा घाटी के आपदा प्रभावितों के विस्थापन के लिए 5 करोड़ 55 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और पहले चरण में सबसे अधिक प्रभावित तिनगढ़ गांव सहित पास के 108 परिवारों का विस्थापन किया जाएगा। प्रक्रिया वो पूर्ण कर ली गई है और उसमें भूमि का चयन हो चुका है। जियोलॉजिकल स्टडी में उसको उपयुक्त पाया गया है। सभी गांव वासियों के साथ सहमति हो गई है और कल हमने बैठक करके उसको अनुमोदित भी कर दिया है। अब अभी तो सर लगभग 50 परिवारों की जमीन की खरीदारी हो गई है। 20 लोग बाकी हैं। बाकी जो विस्थापन भूमि है वहाँ पे रोड की सर्वे चल रही है। बाकी सब प्रक्रिया में ही है सारा काम।